खड़े होके फर्स्ट फ्लोर पे जाएं और वॉल्यूम 1 लेके आएं। बेसमेंट में चले जाएं, बेसमेंट में जाएं, वॉल्यूम 1 लाएं। जल्दी उठे ना, जल्दी करें ना, क्या आप ये उठे ना, जल्दी जाएं। पॉज का बटन दबा के जाएं, पॉज का बटन दबा, चलें जल्दी से आएं। आवाज कैसे आ रही है? मैं तो पॉज का बटन दबा दिया हुआ है जी। वेलकम जी, आप लोग वापस आ गए, अनपॉज कर दिया आपने। गले से लगाएं घर में बैठे हुए लोग वॉल्यूम 1 को एक दफा। अब जो आपने IFRS 9 पहले से पढ़ा हुआ था वो आपके अंदर मुंतकिल हो चुका है। अब आप हजरात पेज नंबर 740 पे आ जाएं। ओके, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। पढ़ें जी ये लाइन। कहीं जिक्र नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ये इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सफा ले लें एंड से। अच्छा जी, अब ये लाइन पढ़ के तसल्ली से ओरिजिनल एंट्रीज बता दें किस मॉडल से करनी है रॉन्ग। इसको तो छोड़े ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्या हुआ है और क्या करना है। देखिए भाई, अगर किसी एंटिटी पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई एसोसिएट में तो आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3। आई रिपीट, अगर आपका किसी कंपनी के ऊपर क्या है तो फिर आपने इसका नाम रखना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का मतलब वर्किंग 7 नहीं है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का मतलब यानी आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। We have classified investment in Jubilant, हम तो डिटरमिन्ड है ना। We have classified investment in Jubilant as an investment in associate and accounted for using. We have classified it as an investment in associate and are using equity method. बाद में पता चला कि हमारा तो इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है, हमारा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अब पूरी लाइन पढ़े। अब मेरे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है सिवाय कि मैं कहां चला जाऊं? IFRS 9। We have classified investment in a company as an investment in associate। हमने समझ लिया कि हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की है। कंसोलिडेशन में तो वर्किंग 7 बनती है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 किस्म की ऑप्शंस होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी हैव क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलिएंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने समझ लिया। एंड अकाउंटेड फॉर, फिर बताओ फिर कौन सा मेथड लगा रहे हो? कहते हैं वो तो फिर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि चॉइस है। एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। हाउएवर बाद में पता चला कि हमारा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सी, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब क्या करें? उसमें भी FETPL लगाइएगा डिफॉल्ट मॉडल। FETOC ऐसा मुश्किल सा ना लगाइएगा, FETPL लगा दीजिएगा डिफॉल्ट मॉडल शेयर में।
और 15%, वैसे 15% शेयर खरीद के भी एसोसिएट बन जाती है हमारी कभी कभी, लेकिन उसके लिए तो ये होता है कोई डायरेक्टर वगैरह या हो या बस ये लाइन जिसको नहीं समझ आई थी ना, फिर उससे तो फिर सवाल भी नहीं होना था। आगे आगे उसको जितनी मर्जी स्टोरी 2 सफ़े की दे दो, उसको ये लाइन समझ नहीं आई तो आगे सवाल नहीं होना था। तो वी हैव क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलिएंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन, तो बताएं अभी तक कहीं कंसोलिडेशन का जिक्र नहीं है, तो सेपरेट किताबों में अगर मैंने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3 ऑप्शंस अवेलेबल। तो मैं उसमें से अब, लेकिन बाद में पता चला इन्फ्लुएंस सी, तो फिर कौन सा करें? तो इस मेथड से इसकी तरफ जाना है। अच्छा, ये 2 लाइनें अब आप बाद में किसी से समझ लेना, ठीक है? मैं ओरिजिनल मेथड में ये वाली एंट्रीज कर रहा हूं, रॉन्ग में ये वाली कर रहा हूं, और ओरिजिनल में ये वाली कर रहा हूं। वर्किंग इसमें ना मेरे ख्याल से तरतीब ये इस तरह वाली रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की एंट्री पहले कर दीजिएगा, फिर प्रॉफिट की, फिर डिविडेंड की, और फिर फेयर वैल्यू। तरतीब भी वैसे यही होती है। मैं दरख्त खरीदता हूं, फिर फल निकलते हैं, फिर फल उतारता हूं, फिर दरख्त महंगा हो जाता है। इस तरतीब से दोनों मॉडल्स में एंट्रीज कर दीजिएगा। ये तो ऐसे ही मैंने जरा तरतीब बता दी। ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज करना शुरू करते हैं। जहां जो मर्जी कर लें, पहले ओरिजिनल कर लें, रॉन्ग कर लें, जो मर्जी कर लें। ओरिजिनल FVTPL लगाने क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, और रॉन्ग मेथड लगाने इक्विटी, जो मैं लगा चुका हूं। तो ये ओरिजिनल हो जाएंगी और ये रॉन्ग हो जाएंगी। चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग ये चारों एंट्रीज कर दें मुझे। पता नहीं 4 होनी है, 2 होनी है, किस में क्या इग्नोर करते हैं। टी काउंट बना लीजिएगा वर्किंग में अगर बनाने हुए तो। कल वाली क्लास ली थी। अभी तो ओरिजिनल रॉन्ग का फड्डा अलग है ना। ओरिजिनल रॉन्ग का फड्डा तो अभी बता दिया भाई के आने से पहले। फड्डा इस वक्त क्या है? फड्डा इस वक्त ये है कि इस मेथड और इस मेथड की एंट्रियां करनी आती हैं। वो बताएं, कल की क्लास ली है, इन दोनों मेथड की एंट्रीज करनी आती हैं, जरा करें। और चले छोड़ें यार, IFRS 9 आता है, हाँ, वर्किंग 7 आती है, करें। करने को है तो 15 मिनट भी लगा लेना, अगर जल्दी करना है तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं। हमने क्या समझ लिया था? हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और हकीकत पता चली कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। उतर ले जाए कैमरा।
ओके इसके बाद भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 का 1 पेज 740 और क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पेज नंबर 740 मुझे सब करने का देख रहा है उसमें से और आज का क्वेश्चन 9 आई एस 28 का ये सॉरी ये पार्ट भी में डाल दो सारी चीज़ें। जी कितने लोगों ने दोनों एंट्रीज कर ली हैं? वेल डन। इन लोगों ने घर जाके वो सवाल दोबारा किए होंगे जो मैंने 2 कराए थे और इन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी ये कर लिए हैं। चलें छोड़ें अब। और 1 फरवरी 2021 साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 11 महीने पहले DL परचेज 40,000 शेयर्स ऑफ JL एट ₹80 पर शेयर। IFRS 9 की क्लास पहली लेक्चर 1 10-15 मिनट वो रिवाइज कर लें। वर्किंग नंबर 1.1 FETPL वर्किंग नंबर 1.1 इन्वेस्टमेंट्स। जी इन्वेस्टमेंट्स बोलें यकम बोले ना फरवरी 21 कैश कितने शेयर्स? 40,000 ज़रब 80 3200 रुपीज इन 1000 जी। एंट्री बोलें इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 3200। IFRS 9 की पहली क्लास ली थी पहले 10-12 मिनट। IFRS 9 जिससे शुरू हुआ था पहली क्लास के 10-12 मिनट ये वही एडजस्टमेंट है। ऑन 30 सितंबर 2021 ही अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। कोई तरीका बता दें 5 पर शेयर को निकालने का। अब ये मैं कल तरीका बताया था यार, इसको ज्यादा आसान समझा करें इस एडजस्टमेंट को। कोई परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी एक शेयर है उसे 5 रुपए इन्होंने डिविडेंड दे दिया है और मुझ खुशनसीब के पास 40,000 शेयर है तो मुझे 40,000 जरा। अब ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा डिविडेंड का किस दिन मिला है? बस ठीक है, टी अकाउंट में तो नहीं जाता। ये IFRS 9 हमने पढ़ा हुआ है। इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट जी। कितने शेयर हैं मेरे पास? हर एक पे कितना मिला? जब ये 40,000 मेरे शेयर है तो 7% लगाने की जरूरत नहीं है, 15%। ये मेरे ही शेयर है। मैं क्यों दूं 200 और बड़ों को करें 200। अच्छा अच्छा भाई प्रॉफिट तो नहीं देखना ना IFRS 9 में। IFRS 9 में तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू देखते हैं ना। कल की क्लास ली थी ना, हाँ ना, आज सुबह भी एक डायग्राम आपको बनवाई थी ना। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी होगी? 70। जी बताएं। 31 दिसंबर 21 कैरी डाउन 40,000 ज़रब लॉस 400 बताएंगे। लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जी। ये तो IFRS 9 की पहली क्लास थी, पहले जो 10-15 मिनट में एक दिन कराया था। इक्विटी मेथड वर्किंग नंबर 2.1 या वर्किंग नंबर 7, जो भी आप इसका नाम पसंद करें। मेरे ख्याल से वर्किंग 7 शायद ज्यादा नाम आप इसका पसंद करेंगे। वर्किंग नंबर 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी। कॉस्ट 40,000
3200। ये कतर के किंग को पैसे दिए हैं, क्योंकि अब हम वर्किंग 7 के एंगल से सोच रहे हैं चीजें। इसको ना इन्वेस्टमेंट इन ए लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन ए जी। अगर तो आरईज अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आमतौर पे पोस्ट पैट पे हमें सर गुजारा चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर पोस्ट पैट आएगा तो फिर यहां पे डिविडेंड भी आएगा। अच्छा आज ना इसको इस तरह भी लिख लें, ये जो पोस्ट पैट होता है ना, ये बेसिकली हमारे पी एंड एल में जाएगा, और डिविडेंड को कल मैंने यहां लिख के ये कैश में रिसीव होगा, ताकि जनरल एंट्री भी याद रहे आपको। लेकिन कंसोलिडेशन में हम पोस्ट पैट और डिविडेंड लिख दिया करेंगे, उधर कह रहा है। तो ये हमारे पी एंड एल में जाता है। असल में दरख्त खरीदा, इतना फल लगा, इतना उतार लिया। अब पैट देख लें टोटल दिया हुआ है या हमारा हिस्सा दिया हुआ है। ओए पैट में तो दो मसले हैं, पैट में तो दो मसले हैं। एक मसला पैट में ये है कि ये पैट पूरे साल का है, और दूसरा मसला ये है कि टोटल है। तो पैट में दो मसले हैं। पोस्ट पैट लफ्ज लिखे है ना मैंने, पोस्ट पैट हमारा हिस्सा कितना है जब से हमने खरीदा हुआ है, या सारे साल का हमारा है? जी बताएं, पैट कितने हैं? 2400 इंटू, ये किसका पैट आ जाएगा? हमारा नहीं, ये 11 महीने का एसोसिएट का पैट आ जाएगा। उसका कितना? हमारा 15, क्योंकि हमने समझा था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है 330। जी एंट्री बताएं। पी एंड एल क्रेडिट, खुशी ये बुक कर लो। इधर ये था पी एंड एल, देखें इधर डिविडेंड कितना? 330। अच्छा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होनी इसमें। अब डिविडेंड, वो तो हमारा हिस्सा 200 रुपए है वैसे। हाँ डिविडेंड, ये देखना आप डिविडेंड लेना है। डिविडेंड के लिए ढूंढे ए का शेयर कैपिटल, सारा शेयर कैपिटल। हमने तो परचेज किया 40,000, सारा शेयर कैपिटल नहीं है अवेलेबल। शेयर कैपिटल पर डिविडेंड की परसेंटेज, फेस वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, निकाल नहीं सकते ना। ए का शेयर कैपिटल गिवन है ना, पुत्र ऐसे में गलत सुनना, ना ए का शेयर कैपिटल गिवन है ना डिविडेंड की परसेंटेज गिवन है। तो शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के जो डिविडेंड निकलता वो था पूरा येलो सफा, पूरे येलो सफे का हमारा हिस्सा डिविडेंड होना था हमारा। लेकिन अभी उसने दे दिया कि आपके पास 40,000 शेयर हैं, हर शेयर वाले को 1 रुपए दे दिया, तो 40,000 जरा 5, फिर मेरा ही पूरा डिविडेंड है। तो प्रॉफिट में से इतना हमने उतार लिया, प्लग कर लिया। 40,000 मेरे शेयर हैं, मुझे 5 रुपए मिल गए हैं हर शेयर के बदले, तो मुझे कितने मिले हैं? इस पे परसेंटेज लगाने की जरूरत है। एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, दरख्त लगाया, इन्वेस्टमेंट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट, फल आया, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इसमें से इतना उतार लिया। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट क्रेडिट कितने से? 200। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होनी, कैरी डाउन की मुझे जरूरत नहीं, मैंने कौन सा बैलेंस शीट बनानी है। अब सवाल में बता दें अनएडजस्टेड फिगर्स। हाँ जी, एसेट्स बोले और हाँ जी 4573।
अच्छा जी, इधर देखें, अब साथ वाले को कौन मार के पूछे ये क्या की है। नहीं, कैरी डाउन नहीं, मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट जो है वो देखा है कि कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कितनी हो गई। भाई ये देखे ना, इन्वेस्टमेंट्स में कितना जाना चाहिए था, 2800, कितना चला गया, इस तरह देखा करें, टी काउंट से नहीं। इन्वेस्टमेंट में कितना जाना चाहिए था, 2800, कितना चला गया, इनका डिफरेंस, एसेट्स को कम कर दो, 530, तो ये हमारी होगी वर्किंग नंबर 3। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चेंज आ गई, 530, वर्किंग 3, वर्किंग 3, वर्किंग 3 की जगह आप लोग लिख सकते हैं पेपर में रेक्टिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट्स को इतने से छेड़ दो। ये तो आसान चीज है ना, ये तो बचपन से पढ़ी हुई है और ये आती है चीज, बता दें इन्वेस्टमेंट्स में कितना जाना चाहिए था, 2800, कितना चला गया वो खुद ही देख लीजिएगा। अब मेरे ख्याल से ना इनको मैं काट दूं, मतलब ये कि इनको यूज कर लिया, यूज करके टिश्यू पेपर फेंक देते हैं, इनको यूज कर लिया। कैश में कितना जाना चाहिए था, 3200, कितना चला गया, कैश कितना आना चाहिए था, कितना आ गया। कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट्स गलत करते हैं। P&L नेट कर लें बेशक सारे, कोई मसला नहीं, नेट कर लें। खुशी बोल देना, खुशी 200, गम 400, गम 200, गम लिख लें, गम या लॉस, वर्सेस क्या, लॉस 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 लॉस। अब इसको रेक्टिफाई कर दें। एक बंदा समझ रहे उसकी जिंदगी में खुशियां हैं 330 की, लेकिन हकीकतन उसकी जिंदगी में गम है 200 के। ये धोखा है ना, 330 की खुशियां, असल तो गम है। अब उसको हकीकत बताएं, वो गाड़ी बंगला कोठी जमा करके समझ रहा है खुश हो रहा है, हालांकि नमाजें छोड़ के जहन्नुम में जा रहा है। अब उसको रियलाइज कराएं, पुत्र ये वाला प्रोग्राम है, अब आप नहीं उसको झंझोड़ना है, तू किस तरफ जा रहा है, जाना किस तरफ था। ये वर्सेस अगर आप उसको समझा देंगे तो आप भी कामयाब हैं जी। वो तो बड़ी खुशियों के अंदर है, उसको बता दें हकीकत में तो किस में जा रहा है, गम में। आप बताएं, पहले तो उसकी खुशियां खत्म करें, जीरो पे ले आए, जीरो पे ले आए, और फिर उसको रियलाइज कराएं कि तेरी जिंदगी में क्या है, बड़े बड़े गम है। तो अब बताएं ओवरऑल क्या बनेगा। वैसे किसी को नहीं पता तो वो हम एक डायग्राम बनाते होते थे, प्लस 330 से माइनस 200 पे लाना है, कोई तरीका बताएं। गम 330 के जमा 200 के और गम, टोटल गम 530। जी कैसा लगा, सही समझ आ गया, आसान था। चलें अब इसकी रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है, पिछला सफा मोड़े। भाई ये कोई तरीका याद है ये भूल गए हैं, ये तरीके याद है ना, इंट्रो F1 पढ़ी नहीं है, बस ओवरऑल नेट करना होता है चीजों को।
चलें इसको नोट कर लें 1-2 मिनट, फिर आगे चलते। अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई? अच्छा, आपने सारा नोट करने में डियर अभी तस्वीर खींच लो, बहुत ज्यादा समझ आ गया होगा, फिर तो समझने में ही फोकस कर रहे थे। अगला कौन सा क्वेश्चन है जी? 7। कैमरा इधर लाओ। हो गया 7 में 0.1। अच्छा, इसमें गलती आपने पकड़नी है, गलती आप लोगों ने पकड़नी है, लेकिन साथ वाले को नहीं बतानी। और इसमें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी हुई है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी हुई है। तो क्वेश्चन 7 का 1 कर दें। उसी तरह वर्किंग 1 और 2 खोलें और जल्दी से कर दें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मैं खुद करवाऊंगा। किसी से गलती पकड़ी गई हो तो हाथ खड़ा करके बता दे, हाथ खड़ा करके बता दे अगर गलती क्या पकड़ ली है इसने, बता दें। और सेम है अंग्रेजी ना, सेम है अंग्रेजी, पिछले सवाल वाली अंग्रेजी है। 20% से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि बस मेरा नहीं है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपका 20% आप ओन कर रहे होते हैं, लेकिन अगले आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप चला ही नहीं सकते अपनी। कर दें वर्किंग 1 और 2। क्या कौन सी एडजस्टमेंट का 400 का इफेक्ट? अल्लाह अकबर, ये 400 का। एक मिनट, अब मैं बता, हमारी खुशी कितनी है, गम कितने? 400। तो ओवरऑल गम 200। चलें आगे। अच्छा, मुझे याद करेगा इस सवाल के बाद ना अपनी तरफ से कोई अंग्रेजी बनाएंगे ऊपर वाली 2 लाइनों की, ताकि कुछ और भी प्रैक्टिस हो जाए जहन में, बस अंग्रेजी बना के देखेंगे। जो बच्चे तो सवाल को हवा समझते हैं, हवा है, जो कहते हैं पहले मैं IFRS 9 सॉल्व कर लूं 2 मिनट में, वो कर लेते हैं। जो कहते हैं फिर मैं वर्किंग 7 कर लूं, वो भी 2 मिनट में कर लेते हैं। सवाल को हवा समझेंगे तो परेशान होंगे, IFRS 9 और वर्किंग 7 समझेंगे तो आसान है।
हाँ उसमें क्वेश्चन 31 करवाया था चैप्टर 18 का, भेजना तस्वीर जरा। इस सवाल के बाद क्या करना है? क्वेश्चन 9 करना है कल जो दिया था, या वो हल्का फुल्का कुछ और भी साथ कर लें? क्वेश्चन 9 पे टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। जी हाथ खड़ा करते हैं डन। जी इधर आए। कोई जिक्र नहीं है उसका कंसोलिडेशन का, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 द फॉलोइंग मैटर मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। पास द करेक्टिंग एंट्रीज। पेरेंट नहीं सॉरी मतलब एचएल ने क्लासिफाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट इन फेयर को एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो अगर सेपरेट किताबों में हमने उसको एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट समझा तो ऊपर वाला बुलेट समझे नीचे वाला, ऊपर वाला रेड एरो समझे नीचे वाला, नीचे वाला। तो बताओ फिर कौन सा मॉडल लगाया है? एज एन एंड हैज अप्लाइड भी बताना चाहिए। एंड हैज अप्लाइड we have considered is as an investment in associate and has applied। बाद में हमें पता चला कि शेयर तो 20% ही खरीदे हुए थे लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं चला पा रहे। तो बता दें हम मजबूरी में कहां जाना पड़ेगा? IFRS 9 की। तो IFRS 9 की ओरिजिनल एंट्रीज कर लें। 1 मई 2023। जी वर्किंग 1.1। जी इन्वेस्टमेंट्स बोले। हाँ जी 90,000 इंटू 180 16200। अच्छा भाई ये फेस वैल्यू शेयर्स की 50 रुपए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 2023 एफएल पेड अ 30% कैश डिविडेंड। इसने 30% कैश डिविडेंड दे दिया। अब मुझे आप बताएं, एक मिनट, अगर मैं 90,000 को मल्टीप्लाई करता हूं 50 से तो ये क्या आता है? शेयर कैपिटल। ओए ये ए का शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ये ए के शेयर
कैपिटल में हमारा हिस्सा आ जाएगा। अब जब इसमें मैं 30% लगाऊंगा तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। इसको कहते हैं रख रख के लगाना। अब मुझे सोच के, अच्छा बेसिक बात याद होनी चाहिए ना, हम शुरू कहां से किया करते थे? हम शुरू करते थे ए के शेयर कैपिटल से। ए का शेयर कैपिटल होता है क्वांटिटी इंटू फेस वैल्यू। ए के शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करते थे डिविडेंड परसेंटेज से, निकलता था पूरा येलो सफा, फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे 7-7 परसेंटेज लगाने में। लेकिन अब देखिए उसने क्या किया है, उसने अब परसेंटेज दे दिया है। परसेंटेज के लिए फिर मुझे शेयर कैपिटल दो, परसेंटेज के लिए मुझे शेयर कैपिटल दो। अच्छा अब अच्छा इधर ना वो वाला भी लग सकता है, पहले वाला तरीका। ये वैसे मैं आपको बताना नहीं, एक दफा मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए फेस वैल्यू है और 20% डिविडेंड दे दिया है, तो 2 रुपए डिविडेंड दिया है पर शेयर। ये तरीका मैं लगवाना नहीं चाह रहा, इससे ज्यादा चीजें। फेस वैल्यू कितनी है 50, 30% डिविडेंड दिया है तो 15 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया। इस तरह रहने दें, 15 से 90,000 भी जवाब आ सकते हैं। इस तरह मैं नहीं चलाना चाह रहा। ऐसे 3-4 मेथड एक चीज के बता दें, बच्चा ही कंफ्यूज होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि एस के जब भी परसेंटेज आती थी तो किस पे लगाते थे? ए के शेयर कैपिटल पे। अब ए का शेयर कैपिटल फुल गिवन नहीं है, मैं क्या करूं? ए का शेयर कैपिटल फुल गिवन नहीं है, मेरा हिस्सा गिवन है। तो जब मैं 90,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, तो ये ए का पूरा शेयर कैपिटल आएगा या ए के शेयर कैपिटल में मेरा हिस्सा? ए के शेयर कैपिटल में मेरा हिस्सा आ जाएगा। उस पर जब मैं 30% लगाऊंगा तो ये मेरा ही। कितने लोगों ने यही किया था? गुड जी, शेयर कैपिटल तो फिर एक्सीलेंट। यार ये तो एक चीज के 1000 तरीके हैं जिसको लॉजिक आती है। वो कहते हैं मैंने 90,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके पहले इसका पूरा शेयर कैपिटल निकाला। इसको पूंजी विस्तार कहते हैं। ये तो बात पता होनी चाहिए आप लोगों को, फिर जैसे मर्जी रेट आ जाए। एक्सीलेंट, लेकिन कीप द थिंग सिंपल। व्हाट इज 90,000? माय नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज 50 फेस वैल्यू? 45. What is this? My share capital. My share capital in rupees. My share. अब इसको डिविडेंड पर शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब डिविडेंड की परसेंटेज लगानी है। 30%। 1,3. ये P&L रिकॉर्ड, P&L लिखें, कोई मसला नहीं। खैर है। ओके नेक्स्ट। प्रॉफिट दे रहे तुम FVTPL में। सॉरी 270 into 270 अच्छा किसी को याद है अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या एंट्रीज होती? एक्सेलेंट, आखिरी वाली ना होती। इन ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी रहती और डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होती। ये कॉस्ट मॉडल था कल। वर्किंग 7 के लिए वर्किंग 7 की बहुत सी फिगर्स तो निकली हुई है, बाकी पैट ही निकालना है पोस्ट। बाकी फिगर्स तो अब उठा लिया करें यहीं से, फिर बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन ना करें। वर्किंग 2.1 या वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हाँ जी बोले। कैश ऊपर से देख लें, खत्म खत्म खत्म। 16,200। लेकिन इसको लिखें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हाँ जी, पोस्ट पैट कितने महीने का चाहिए? 8 महीने का। कितने महीने का चाहिए? 8 महीने का। और ये कितने अरसे का गिवन है? ओहो, ये तो वह है भी फुल प्रॉफिट। फुल प्रॉफिट
व्हाट इज पैट फॉर फुल ईयर? मुझे सिर्फ 8 महीने का 20% चाहिए। 30 24,000। ये दरख्त पे फल लग गए जी, कितना? निकला हुआ है बस, डोंट वेस्ट टाइम। 1350 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ए 1350। कोई जरूरत नहीं। इस मॉडल में वर्किंग 7 में फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इग्नोर करते हैं। अच्छा है, अपना इन सबकी इकट्ठी एंट्री करने की बजाय बेहतर है अलग अलग कर लें। इसमें ना एक थोड़ी सी एहतियात है कि जो पिछले महीने में मैंने नहीं रखी थी। पिछले में मैंने खाली एसेट्स पे इफेक्ट निकालना था, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन ए को रगड़ दिया था इन्वेस्टमेंट के नाम से। मैंने तो दोनों को इन्वेस्टमेंट समझ लिया था, लेकिन इधर ना कीजिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स के नाम से नजर आती हैं, और जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होती हैं वो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के नाम से नजर आती हैं। इसलिए दोनों डिफरेंट लाइन आइटम्स हैं। तो ऐसे समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है तो ये प्लांट है, इस तरह समझ लें। तो इसलिए बेहतर है कि इनकी भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें, बेहतर है इनकी भी करें। वरना देखने को तो कोई आर्ग्यू बच्चा कर सकता है, किसी हद तक आर्ग्यूमेंट उसका ठीक भी है, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनती। किसी हद तक मेरे ख्याल से ठीक भी है आपकी बात, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनती। लेकिन बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट इन ए अलग आती हैं और अदर इन्वेस्टमेंट्स अलग आती हैं। तो डेट्स वाई बेहतर है कि इन इन्वेस्टमेंट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोसेस से गुजारें। पिछले सवाल में इसलिए मैंने गुजार दिया था कि उसमें सिर्फ पूछा था इफेक्ट ऑन एसेट्स, तो मेरी नजर में ये भी एसेट था, ये भी एसेट था, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन का ध्यान नहीं रखा। अब क्लासिफिकेशन का ध्यान रख लेता हूं। अब बस ये मेथोडोलॉजी अगर पता है तो कंपैरिजन आसान है जी। इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आनी चाहिए थी? 16,200 पे। उनकी जगह क्या आ गई? तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किताबों से निकाल दें, क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, और इन्वेस्टमेंट्स किताबों में डाल दें। वैसे आई के अपने यहां अदर इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है रेक्टिफाइंग एंट्री में, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की क्या जरूरत है। अदर इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं आप, IFRS 9 वाली है ना अदर, हल्की फुल्की, लेकिन इस तरह भी चलेगा। 16,200 ये पहली रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब काटने की जरूरत नहीं, साथ साथ बस करते जा रहे हैं। अच्छा, ये एंट्री माय डियर होनी चाहिए थी, ये तो है ही नहीं कोई एंट्री। अकाउंटेंट बेचारे ने ये, तो इसको तो बस उल्टा दें। P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ए अकाउंट है ही कोई नहीं, इसे खत्म करें किताबों से साथ साथ। 3200 कैश रिकॉर्ड में 1350 से हो गया। P&L में कितना जाना चाहिए था? 1350, लेकिन P&L की बजाय यहां ले गया मैं, तो इन्वेस्टमेंट इन 1350 ये एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं की तो कर दे। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L कर गया। किस अकाउंट में? इन्वेस्टमेंट इन ए में 1350 डेबिट कहां हो गया है? इन्वेस्टमेंट इन ए उसने क्या कर दिया हुआ है, तो मैं सही करने के लिए ऐसे यही तरीका होता है ना कि इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको रिवर्स। सही है,
बता दें हाँ ना। तो लिखें असल में बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट इन ए और बाकी इन्वेस्टमेंट्स अलग आती हैं। इन बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट इन ए और बाकी इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले मेरी बात लिख लें। बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट इन ए और बाकी इन्वेस्टमेंट्स अलग आती हैं। असल में इन्वेस्टमेंट इन ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली होती है ना, बाकी दूसरी होती हैं। बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट इन ए और बाकी इन्वेस्टमेंट्स अलग आती हैं, इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज अलग अलग की हैं सारी। लेकिन ये मेथोडोलॉजी का पैटर्न याद रखिएगा। हालांकि ये एग्रीकल्चर वाला एसेट नहीं है, फिर भी दरख्त खरीदा, फल लगे, फल उतारे, दरख्त महंगा हो गया, ये तरतीब याद रखिएगा। अच्छा जी, अब निकाल लें IS 28। अब देखें हालात देखें, मैंने कहा था मुझे याद कराइएगा, मैं एक दो स्टेटमेंट्स लिख के बताऊंगा। और ये 100 लोगों की याददाश्त के हालात ये देख लें, मेरे से आधी उम्र है, अभी ये हालात हैं याददाश्त के, तो मेरी याददाश्त तो फिर। अच्छा मैं एक फिक्रा लिखता हूं, इधर ही लिख लीजिएगा ना, ताकि आपको ये बात। अच्छा वैसे ही मैं तो एक फिक्रा लिखवा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा करना क्या है। जी बताएं, मतलब भाई ये फिक्रा टाइप करवा दो जरा, सैरत वाले में भेज दो। कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी डी में, और किस पे शो की है, क्लासिफाइड लिखा हुआ है, क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डी एट FETPL। However, entity has significant influence over it। लेकिन बाद में पता चला हमारा इसके ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो मेरे ख्याल से शायद हमने ये वाला फिर कर दिया, बाद में पता चला हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट। लेकिन यहां हमारी पॉलिसी, जब चॉइस होती है तो तब पॉलिसीज बनाती है कंपनी। यहां हमारी पॉलिसी कई सालों से चली आ रही है, कौन सा मेथड, इक्विटी मेथड। अब बताएं कहां से कहां पे जाएंगे।
एफई, हाँ बस एफईटीपीएल से इक्विटी मेथड पे जाएंगे। क्यों, देखें जरा गौर से सोचें। हाँ जी, ओ भाई पहली तो बात है कि क्यों कंपनी ने क्लासिफाई कर दी है कंपनी डी में इन्वेस्टमेंट एट एफई, वो जो भी वजह बनी, कर किस पे दी है क्लासिफाई, एफईटीपीएल। लेकिन हकीकत यह है कि मेरा इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या अवेलेबल है, चॉइसेस। उसमें मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि मैं एफईटीपीएल पे रखूं, रख सकता हूं। मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि जिन जिन पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उनको मैं किस पे ले आता हूं, इक्विटी मेथड पे। लेकिन ऊपर पड़े, अब क्या करेंगे पेपर में, कहां से कहां ले जाएंगे, एफईटीपीएल से। ये मैंने आपको सॉल्यूशन शो कर दिया। चलें जी, समझ आई। अच्छा भाई, मोटा मोटा रूल सुने। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है जहां इन्वेस्टमेंट इन, बार बार बोलें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है जहां इन्वेस्टमेंट इन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब 20% नहीं है। जब सवाल कहेगा है, नहीं कहेगा नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है जब इन्वेस्टमेंट किस में करें, एसोसिएट में करें। उसमें 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर बाद में पता चला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो मजबूरन फिर क्या फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर देखें, आखिरी बात लिख के फिर क्लोज कर दें। HL has classified its investment in as an investment in associate and has applied cost method. हमने कहा हाँ ठीक है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है मेरी। हमने कहा ये तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली होती है, और मैंने कौन सा मेथड लगाया हुआ है, HL has classified, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है, मैंने उस पर कॉस्ट लगाया हुआ है। ओए बट बाद में पता चला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है। आप बताएं, कॉस्ट मॉडल से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, IFRS 9। ये नोट करना है तो नोट कर लें, समझ आ गई है तो बस ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, IFRS 9। If anyone wants to note down a different thing of 2 to 3 lines again.
अच्छा अब ऐसा कीजिएगा, ये ज़रा मुझे याद कराइएगा। पता नहीं याद तो आप लोगों को चीज़ें रहती नहीं, कल की क्लास में दोबारा ये इंग्लिश का फिक्र है, एक दो दफ़ा दोबारा पढ़ देंगे। IS-28 निकाल लें। जितनी जल्दी मुझे क्वेश्चन 9 कराएंगे उतनी जल्दी मुझे छुट्टी हो जाएगी। भाई ये AC कराए ना, हमने भी फीस दी हुई है। पेज 262 क्वेश्चन नंबर 9। किसी मई के लाल कोई अच्छा बच्चा सवाल पढ़ के आया एक और द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सपेक्टेड, ये व्हाइट बोर्ड पे मिटा दें। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ बागसर लिमिटेड, रावल लिमिटेड एंड तरबेला लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट। बता दें माय डियर, अच्छा हो गया ना, जरा P&L की रिवीजन हो जाएगी। पैट बोलें। हाँ जी 1690 इस तरह निकलवाया, ठीक है। और RL का ये मैं वर्किंग 6 कर रहा हूं, बाकी आरिस शारिस मुझे चाहिए हुई तो मैं फिर आरिस शारिस आपको पता है निकाल लूंगा ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड वगैरह डाल के, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल में प्री आरिस शारी गिवन है। हाँ जी बोले आगे। 670। अच्छा जी, ये कहां जानी है? बोले ना। एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस OCI फॉर द ईयर, ए OCI आई आई गई। बोलें जी। वर्किंग नंबर स्टेप 1 अनएडजस्टेड फिगर्स नोट करें। स्टेप 2 ओपन अप द वर्किंग नंबर 5, 5.1, 5.2 एंड 5.3। भाई क्वेश्चन 12 मैंने आपको कराना नहीं, वो आपको टेस्ट में दिया था और उसकी एक एडजस्टमेंट थी, बस वो मैंने कहा था किसी से समझ लें। किसी का क्वेश्चन 12 पूरा टैली किया था टेस्ट में? कोई हाथ खड़ा कर दे। वेल डन आपका। बाकी जाएं हेलीकॉप्टर मंगवा दें। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, हाँ बस ठीक है, एक क्वेश्चन 6 रह गया वो फिर कभी करेंगे। चलें जी, ये बताएं पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है? साल के मिड में। और एसोसिएट को? 1 जुलाई 22। देखे ना 30-29 है ना, तो साल के मिड में ही खरीदा है, हमारे साल ही खरीदा है। और इसको साल के पहले दिन। चलिए अनएडजस्टेड फिगर्स नोट कर लो। जी सेल प्लस, हाँ जी आगे, हाँ जी प्लस आगे जी
आगे, हाँ जी, आगे, हाँ जी, लाइन छोड़ेंगे ना पीबीटी से। टैक्स जी, सेल की तरह पी और एस दोनों के सरप्लस उठाएं, सेल की तरह, सेल की तरह दोनों उठा लें। दोनों की क्या उठाइए? सेल। दोनों के क्या उठा लें? ओसीआई। दोनों के क्या उठा लें? दोनों की क्या उठाइए? सेल। दोनों के क्या उठा लें? ओसीआई। एक दिन याद है पास पेपर क्वेश्चन 1 और वो किया था इकट्ठा, उसमें वो करवाया था 1 और 3 जिसने इकट्ठा किया था। जी बोले 120 प्लस 300। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं, ये 1 2 3 4, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 वर्किंग नंबर 5, एस प्रॉफिट जी इंटू 9/12 180, वर्किंग 5.1। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहां मैक्सिमम 2 फैक्टर लग सकते हैं, देखिए मेरे ऊपर, यहां मैक्सिमम 2 फैक्टर लग सकते हैं, यहां मैक्सिमम 1 फैक्टर लग सकता है। द रीजन इज कि यहां एनसीए को अलग से इधर बुला के हिस्सा दिया जाता है, लेकिन यहां पर जो है वो हमारा हिस्सा साथ साथ लगाया जाता है। तो यहां 9/12 वाला फैक्टर भी लग सकता है और हमारे परसेंटेज भी लग सकती है। यहां 2 फैक्टर लग सकते हैं मैक्सिमम, यहां हमेशा मैक्सिमम 1 फैक्टर लगता है। अच्छा, ए प्रॉफिट 670, इसको 9/12 ना करें, 10/12। ये देख लें जरा एसोसिएट को कब खरीदा है, साल के, तो ये सारा ही, बोले सारा ही हमारा है, लेकिन इसका कितने % लगा लें? 201। या ये जो एसओसीआई होती है ना, ये थोड़ा सा स्यापा है, इसको ना भी अंदर रख लें, 9/12 लगाना नहीं लगाना, और यहां भी 9/12, बाकियों में 9/12 लगा दें। बाकी ये इसमें 9/12 लगाना नहीं लगाना ना, इसको हमेशा जरा पेंडिंग छोड़ दिया करें, इस पे जरा सवाल खुले तो डिसाइड किया करें, इसलिए इसको यहां भी एसओसीआई को छोड़ दिया करें, यहां भी एसओसीआई को लिख के छोड़ दें, फिर देख लेंगे इस पे 9/12 लगाना नहीं लगाना। ये जरा सवाल बताया करेगा सरप्लस कब का है, थोड़ा सा आदत डालें, एसओसीआई को जरा अपने हाल पे छोड़ दिया करें। वर्किंग 5.3 ए ओसीआई। ये क्लोजिंग माइनस फ्री आती हैं या यहां सिर्फ जो है वो फॉर द ईयर आती हैं? फॉर द ईयर जी। ए ओसीआई 90 इंटू, भाई को मार्कर मंगवाएं, 9 3 बार 27। लिखें एसओसीआई पे 9/12 नहीं लगाया, जरा सवाल खुलेगा तो देखेंगे, ये हमेशा आदत डाल लें। एसओसीआई 2 जगह देखें, यहां भी एसओसीआई थी, ये भी एसओसीआई थी, एसओसीआई पे 9/12 नहीं लगाया, सवाल खुलेगा तो देखेंगे। स्टेप 1 post unadjusted figure. Step 2 working 5, 5.1, 5.2, 5.3. Step 3 एडजस्टमेंट्स करना शुरू करें।
तो एक वर्किंग खोल जाए 1, वो तो हमेशा करनी है। 2, 3, 4 और 7 से हमारी जान छूट गई, अल्लाह का शुक्र है। 2, 3, 4 और 7 नहीं करनी, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। अच्छा, ये काट देनी थी ना। जी, शेयर कैपिटल बताएं पी का, सॉरी एस का मसला। यार तुम क्या शेयर कैपिटल देते रहते हो, कोई नेट इन्वेस्टमेंट से नेस दिया करो, मजा भी आए। ओ सॉरी, नेट एसेट्स दिया करो। शेयर कैपिटल प्री आरी गिवन है, प्री आरी गिवन है, कितनी लॉस 1650। प्री आरएस भी गिवन है, क्योंकि शायद खुद ही ये अपनी जाती किताबों में मॉडल्स यूज कर रहे हैं। प्री आरएस भी गिवन है, प्री डेट लिखी हुई है ना, तो ये सारे फिगर्स इसी डेट की हैं। प्री आरएस भी गिवन है, कितना? नेक्स्ट, बैलेंस शीट सोचें जरा, एक ही बैलेंस शीट से किसी को याद है शेयर कैपिटल काट देते होते थे? किसी को याद है? अच्छा, इसको कहां लेके जाते थे? प्री आरई को वर्किंग 7 में क्लोजिंग माइनस प्री, तो वर्किंग 7 तो मांगी नहीं। ये सरप्लस कहां लेके जाते थे? प्री वाला आज ही लेके गए हैं, वर्किंग 7 में क्लोजिंग माइनस प्री, वर्किंग 7 में। तो ये फॉर द ईयर तो नहीं है, ये तो प्री है मेरे ख्याल से। तो बैलेंस शीट का सवाल, ये मैं इसलिए नहीं काट रहा कि ये मैं उधर काटता था, ये वर्किंग 7 में जाता था, ये वर्किंग 7 में जाता था, लेकिन वर्किंग 7 मुझे और शेयर कैपिटल में काटता होता था। चलें आगे। पेरेंट एक्वायर्ड शेयर होल्डिंग इन आरएल एट फॉलोइंग कंसीडरेशन। आपको पता है बिस्मिल्लाह हम पेज 27 से ही करते हैं, तो पेज 27 से बिस्मिल्लाह हो गई है सवाल की। BL acquired the shareholding in RL at following consideration. Acquired the shareholding in subsidiary at following price. Immediate cash payment of 2600 मिलियन। इसकी एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट्स 2600 पे इसलिए नजर नहीं आ रही कि अकाउंटेंट ने तो एंट्री कर दी है, मुझे बैलेंस शीट नहीं दी हुई, सिर्फ मुझे किसके आइटम्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर पास पेपर क्वेश्चन 1 देखें तो उसमें तो बिल्कुल कहानी और थी। भाईजान ये समझ IAS 28 उसको आता होता है जो एक सिटिंग में बैठ के ये सारे पेपर करता है किसी दिन, उसको जाके खुलता है ये IAS 28। और लोग हैं कहते हैं 4-5 घंटे में बैठ के हमने सारे जो है वो पास पेपर कर लिए। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि पास पेपर क्वेश्चन 1 में तो P&L के आइटम भी दिए हुए थे और बैलेंस शीट के इक्का दुक्का आइटम वो भी दिए हुए थे। इधर तो वर्किंग 6 भी हो सकती थी, क्योंकि क्लोजिंग आरई गिवन है। हमारे सवाल में तो सिर्फ प्री आरई गिवन है, वर्किंग 6 भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, इमीडिएट कैश पेमेंट 2600। दिस अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट। जाहिर बात है ये तो होनी थी रिकॉर्ड की, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। वाज रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन BL बुक्स, मुझे कितनी नजर आ रही? उसने दी नहीं, खैर है। एंड इंक्लूड्स 120 एज अ वैल्यूएशन फी। इसमें इसकी 120 क्या पड़ी हुई है? वैल्यूएशन फीस। वर्किंग नंबर 1.1 जी। एज पर क्वेश्चन कितनी है? हाँ 2600 लिखे, 2600 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया होता तो उसमें 2600 दी होती, इसकी एंट्री ना कीजिएगा। एज पर क्वेश्चन 2600 है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट। कितना? 120।
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एडमिन, और इसके ऊपर कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना, ये सवाल से फिगर उठाइए। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एडमिन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा ये क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट उधर ले गए, कितना बचा? कोई बता सकते जी 2480 क्या है? थोड़े से पैसे ले लो। ये हमें सऊदी किंग को पैसे दिए हैं, सऊदी किंग को असल में 2480 दिए हैं। मुझे क्यों इतना डैम कंफर्म हो गया कि ये कैश पेड है टू सऊदी किंग? उसने कहा इमीडिएट कैश पेमेंट इज 2600, दिस अमाउंट इंक्लूड 120, तो इसको 120 से पाक कर दिया तो बाकी कैश पेड है। इसकी एंट्री जरूर 120 की मैंने की है। एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है बेसिकली, ये कोई अकाउंटेंट भूला नहीं था, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। एक एंट्री और है भाई, उसने रिकॉर्ड ही नहीं की, ये तो सबसे आसान होती है, उसने रिकॉर्ड ही नहीं की। अच्छा एक चीज पहले मुझे बता दें कि एस का शेयर कैपिटल कितना है? ये तो टोटल है ना, शेयर कैपिटल ऑफ इन्वेस्टी, उसमें मेरा कितना है? 75%। तो यहीं पे जरा कर लें, 600 कर लेना, 10 रुपए फेस वैल्यू, कहां फेस वैल्यू दी होगी कहीं? हाँ ये दी हुई है। 600 जरा 75%, मैंने कितने शेयर खरीदे हैं? किससे? एस से। आपने अगर कंसोलिडेशन में एंड पे यही बोंगी मारनी थी तो लेक्चर 1 जाके ले लें। मैंने 450 मिलियन किससे खरीदे हैं शेयर? सऊदी किंग से। किसके? एस के। तो 450 मिलियन शेयर मैंने बीइंग अ पेरेंट सऊदी किंग से खरीदे हैं। डन। अब मुझे बता दें, मैंने सऊदी किंग को 2 रुपए और देने हैं और 1.5 रुपए और देने हैं पर शेयर, यानी 450 ज़रब 2 रुपए देने हैं और 450 ज़रब 1.5 रुपए देने हैं। 30 सितंबर 24 को, 2 साल बाद, और 30 सितंबर 25 को, 3 साल बाद। कोई नहीं, आज तक सवालों में होता था 2 साल बाद इतने पैसे देने हैं, आज लिखा हुआ है 2 साल बाद इतने देने हैं, 3 साल बाद इतने देने हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो 2 साल बाद इतने पैसे देने हैं, 3 साल बाद इतने पैसे देने हैं। ये तो उन लोगों को समझ आ रहा है तेरे घर से पढ़ गया है ना एक बारी, मैंने सोचा भी होगा। अच्छा, दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो इधर मैं फिगर तो ले आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा एंट्रीज कर लूं जी। यकम अक्टूबर को क्या एंट्री होगी? यकम अक्टूबर 2022, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ये इफ वाली तो नहीं है? इफ वाली नहीं है। अच्छा जरा मुझे ये बता दें थोड़ा सा साइड पे होके कि कितने शेयर हैं? 30 सितंबर 24 को मैंने कितनी पेमेंट करनी है? 450 इंटू कितनी? 900। और 30 सितंबर 25 को मैंने कितनी पेमेंट करनी है? इज इक्वल टू, इनको तो जरा इस तरह ले लेना, ऐसे ब्रैकेट में। अब बताएं मैंने 2 साल बाद कितने पैसे देने हैं? रेस टू पावर, कितने साल बाद? नहीं, और उसके 1 साल बाद नहीं, मैं यहां पे खड़े होके एंट्री कर रहा हूं। यहां पे खड़े होके मुझे बताएं मैंने कितने साल बाद देने हैं 900? 30 सितंबर 23, 30 सितंबर 24। यार असल में उसने गलती ये कर दी है कि आपको ये नहीं बताया कितने कितने पैसे देने हैं, उसने बताया कि पर शेयर कितने देने हैं। ये 450 कहां से उठाया है? मैंने खरीदा क्या है? यू फोन के कितने? आप दुकान पे जाके क्या खरीदते हैं? आप दुकान पे जाके क्या खरीदते हैं? आप दुकान पे जाके खरीदते हैं मिसाल के तौर पे टॉफी। आपने 45 टॉफियां खरीदी, तो दुकानदार ने कहा 45 टॉफियां आपने खरीद ली हैं, पर टॉफी 2 रुपए दे दो। समझ आ रही है बात? कुछ पैसे 2 साल बाद दे देना, कुछ पैसे 2 साल बाद दे देना, और कुछ पैसे
3 साल बाद देते हैं। वैसे मुझे बताएं, मैंने 2 साल बाद कितने पैसे देने हैं? 900 मिलियन। कंफर्म है या डिपेंडेंट है उसकी परफॉर्मेंस पे? कंफर्म है। और 3 साल बाद कितने देने हैं? एक प्लांट 2 साल बाद डिसमेंटल करना है, एक प्लांट 3 साल बाद डिसमेंटल करना है। ऐसी मिसाल दे रहा हूं। अब मुझे बता दें कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट? 1079। बुक कीजिए, नोट कर लेंगे ये एंट्री, आगे इंटरेस्ट निकाल लें। हाँ, अनवाइंडिंग सॉल्यूशन में हमने पॉइंट्स में किया हुआ है, पॉइंट्स में किया हुआ नहीं होना चाहिए था। 1078.9 किया हुआ है। अच्छा, ये समझ आ गया ये कैसे निकला? अब 31 दिसंबर, अच्छा 30 जून है ये रहा, 30 जून 23। फाइनेंस कॉस्ट इन सीआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, 1079 पे बस रेट लगा दें इनटू 9। It is unrecorded. It is unrecorded. कराएं रिकॉर्ड। इन्वेस्टमेंट डेबिट 10, थोड़े से पैसे ले लेना। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से? 10, वो बैलेंस शीट में जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कितने से? 138। वर्किंग का रेफरेंस देंगे, ब्लैक मार्कर देना भाई जो मंगवाया, इधर आ जाए। 138 और पेएबल क्रेडिट कितने से? तो वो हमसे मांगा नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा 138 प्लस 1079। खत्म हो गई है भाई इन्वेस्टमेंट्स, टोटल करा दें 3559। वैसे ये 2600 में इन्वेस्टमेंट इन ए नहीं पड़ी होंगी, इसको भी तो टेक कर रहे हैं वर्किंग 7 में। 2600 में पड़ी होंगी इन्वेस्टमेंट इन ए, क्यों? सवाल में क्या लिखा हुआ है? इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 26 मिलियन फॉर बाइंग आरएल। ये तो दो नुक्ते लगे हैं। तो ये 2600, अल्लाह का शुक्र है कोई मैंने बैलेंस शीट के मुंह से नहीं उठाया कि इस 2600 में बहुत सारे स्यापे पड़े हुए हैं। इस 2600 में कोई स्यापा नहीं पड़ा हुआ सिवाय एक स्यापी के। इस स्यापी को हमने बाहर निकाल दिया था। तो वो तो जो बैलेंस शीट से उठाते थे ना, कल वाला कल वाला सवाल कमाल था। वो जो बैलेंस शीट से 1000 उठाते थे, उसमें फिर कई स्यापे पड़े होते थे। आगे चलें, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, वो कितना आ गया है वर्किंग 1 का टोटल? 3559। At the date of acquisition, the carrying value of subsidiary net assets were equal to the fair value with the following exceptions. The brand had a carrying value of 160 and a fair value of 256. It was not equal. It was not equal. So bring it to fair value. बोले brand debit surplus in working 1, तो brand तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस किसके ऊपर? ब्रांड के ऊपर। 256 माइनस 96। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट।
ब्रांड क्यों ना डेबिट करूं, बैलेंस शीट नहीं मांगी। एक्विजिशन डेट की सारी चीजें कहां जाएंगी, वर्किंग वन में। रिमेनिंग लाइफ ऑफ ब्रांड इज 4 years। रिमेनिंग लाइफ ऑफ ब्रांड इज 4 years। निकालें अमोर्टाइजेशन। वर्किंग नंबर 8, अमोर्टाइजेशन 96 डिवाइडेड बाय इंटू 9 बाय 18। बूटी खोल के अगर मैं एंट्री देखूं तो इसकी एंट्री थी अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड ब्रांड क्रेडिट, तो 18। इट विल हिट एस प्रॉफिट, एस सारी टाइप चीज है। अमोर्टाइजेशन भाई इट इज फर्स्ट टाइम टेस्टेड बाय कैप, और मैं आपको अक्सर कह चुका हूं कि जो आपको आता है ना उसके मार्क्स ले आया करें। इन चीजों के मार्क्स मुक्स नहीं लेने होते पेपर में। 70-80% मार्क्स हर सवाल में निकल जाए बस काफी हैं। ये वो चीजें होती हैं जो आई कैप डालता है, फिर अगली दफा वालों को करानी पड़ती हैं। ये उस किस्म की चीज है, करनी है कर लेते हैं। अभी तक हमें नंबर मिल गए हैं। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ब्रांड ऑन 30 जून 23 वॉज 178। ब्रांड की रिकवरेबल अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है ईयर एंड पर। याद रखिए कि जो ईयर एंड पे चीजें होती हैं वो फिर वर्किंग वन में नहीं जानी। दैट विल नॉट गो टू वर्किंग वन, वो तो बाद की एडजस्टमेंट है सारी, सऊदी किंग के जाने के बाद। मैंने रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैलकुलेट की है 178। मुझे तो ये फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एरर लग रही है। मैं जरा चेक कर लेता हूं इसकी कैरिंग अमाउंट निकाल के। कैरिंग अमाउंट में देख लेता हूं कितनी है, फिर उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर दूंगा। करवाना चाह रहा है मुझे रिकवरेबल अमाउंट, इसीलिए दे रहे कि करवाना चाह रहे हैं मुझे। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर हो गई है कि रिकवरेबल अमाउंट पे मैं चीजों को ला नहीं सका। डन। कैरिंग अमाउंट बताएं। कैरिंग अमाउंट बताएं। जी मैं पूछ रहा हूं मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से कैरिंग अमाउंट, ताकि उसी का मैं रिकवरेबल अमाउंट लूं ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से। अब क्योंकि कंसोलिडेशन हो रही है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से कैरिंग अमाउंट बताएं। वर्किंग 9, ठीक, वो 9 तो वैसे ही वो आ गया ना। कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 30 जून 23, 30 जून 23। अच्छा मुझे ये बताएं कंसोलिडेशन के एंगल से मेरा एसेट 1 अक्टूबर 22 को किस पर पड़ा होना चाहिए? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे या कॉस्ट पे? फेयर वैल्यू पे। रिवैल्यूएशन का मकसद ये होता है चीजों को बुक वैल्यू से उड़ा के किस पे ले आओ। कंसोलिडेशन के एंगल से मेरा एसेट कितने पे पड़ा होना चाहिए? 256। अब 256 में से आप सरप्लस की डेप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे ना तो ये एक अजीब सी बात हो जाएगी कि 256 में से सरप्लस की डेप्रिसिएशन माइनस करें। ये 256 सरप्लस है या फेयर वैल्यू है? हकीकतन पता है क्या होता था? असल में सब्सिडरी अपनी किताबों में 160 पे रखा होता था और सब्सिडरी ने अपनी किताबों में इसको 1 अक्टूबर को 160 पे रखा होता था और ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन 160 पे चार्ज कर रही होती थी। तो हम कहते थे कि कितना डिफरेंस, हम कहते थे 96 और डेप्रिशिएट कर दो। लेकिन अब अगर मैं कंसोलिडेशन के एंगल से
इंपेयरमेंट टेस्ट करने लगा हूं ईयर एंड के ऊपर, तो भाई फिर तो कंसोलिडेशन के एंगल से ये एसेट यकम अक्टूबर को शूट अप करके किस पे चला गया है, 256 पे। तो इस पे अमोर्टाइजेशन क्या चार्ज हुई होगी, मैं मान रहा हूं उसमें से 160 पर उसने खुद चार्ज की होगी और बाकी सरप्लस में मैंने चार्ज की हुई है, लेकिन हकीकतन तो सारी अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी एक कंसोलिडेटेड एंगल से। कंसोलिडेशन का मकसद ही क्या होता है कि 160 पे तुम कर लो और 96 पे हम कर लेते हैं, तो टोटल 256 पे चार्ज हुई है अमोर्टाइजेशन। असल में रिकवरेबल अमाउंट पूरे एसेट की दे रहा है ना, तो फिर फेयर वैल्यू भी पूरे एसेट की चाहिए। अगर आप सरप्लस से खेलेंगे ये तो अजीब सी बात है। सरप्लस कितने हैं, 96 माइनस 18 करेंगे, ये तो सरप्लस की रिकवरेबल अमाउंट से फिर सरप्लस की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। सरप्लस की रिकवरेबल अमाउंट तो नहीं होती, एसेट की रिकवरेबल अमाउंट होती है। सो दैट वाज अ बिट टेक्निकल एडजस्टमेंट। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन यकम अक्टूबर, 256 divided by 4 into whatever the answer may be, carry down बता दें, 20. What is recoverable amount, impairment loss जी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं रिवैल्यू हुआ ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 160 पे ही पड़ा रहा है। कंसोलिडेशन एंगल से जब हमने रिवैल्यू किया होगा तो बिल्कुल यकम अक्टूबर 22 को 256 पे आ गया होगा, ठीक है आगे बोलें। 256 तो फेयर वैल्यू है ना यकम अक्टूबर की। एक मिनट, 1 बाय 1, ये तो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू है, पूछें आगे। नहीं, वो तो तब था जब एक्विजिशन डेट पे ये एडजस्टमेंट करते थे। एक हमने सवाल किया था, वो कुछ और था, उसको इससे मिक्स ना करें। वो सवाल था कि एट एक्विजिशन डेट द कैरिंग वैल्यू इज 160, द फेयर वैल्यू इज 256 एंड रिकवरेबल अमाउंट इज 178। वो एक सवाल था जिसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 परफॉर्म किया था। वो सारे मसले किस दिन थे, लेकिन आज फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है ये ईयर एंड पर रिकवरेबल अमाउंट है। और वो 2 सवाल जो हमने किए थे, बल्कि ये कल ही किया सवाल हमने, कल 8 में था, कल कौन सा सवाल किया, ये देखें उस सवाल में क्या लिखा था, एट एक्विजिशन डेट द लैंड हैड अ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज एट इतने, एट एक्विजिशन डेट। और ये कब की दी हुई है, ईयर एंड की। चलें जी एंट्री करवाएं। क्वेश्चन नंबर 9 जी, P&L के एंगल से एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और बैलेंस शीट के एंगल से सॉरी करें एंट्री। अच्छा मुझे बताएं, मेरा जो एसेट है वो अब कंसोलिडेटेड बुक्स में मैंने उसे किस पे लाना है, 178 पे। अच्छा कंसोलिडेटेड बुक्स में वो पड़ा किस पे है, 160 माइनस डेप्रिसिएशन या 256 माइनस डेप्रिसिएशन। बात को क्लोज करें हमेशा के लिए, मैंने एसेट लाना किस पे है, 178 पे। मेरा पड़ा कितने पे है, 256 माइनस डेप्रिसिएशन, 160 माइनस डेप्रिसिएशन या 96 माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसलिए इधर एक दोबारा से वर्किंग करनी पड़ी है सारी। तो इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन ये वर्किंग 1 का नहीं है, ये 9 महीने का इंपेयरमेंट लॉस है, ये P&L में जाएगा जी। बोले, फॉर इंटेंजिबल क्रेडिट इट विल ऑल्सो हिट वर्किंग 5। ये किस टाइप की एडजस्टमेंट है,
वर्किंग वन में इसलिए नहीं लेके जा रहा कि ये अगले 9 महीने के बाद की एडजस्टमेंट। इम्पेयरमेंट जी 30। चलें जी अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन यकम अक्टूबर बोलें कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स फॉर इक्वल टू द एक्सेप्टा whose carrying value is 900 and a fair value of 1200। करें जी एंट्री। सरप्लस लॉस एंट्री बिल्डिंग ऑन द बैलेंस शीट फेस डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग वन। वैसे ना देखिए अजीब सा सवाल है, एस रिवैल्यूएशन मॉडल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं चीजों पे, लेकिन फिर भी कुछ रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करना भूल गया था शायद। ओके इसकी मैं बात करता हूं आपसे, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की मैं बात करता हूं। सब्सिडरी ने एक दिन बाद बिल्डिंग खुद भी रिवैल्यू कर ली। सब्सिडरी ने एक दिन बाद खुद भी रिवैल्यू कर ली। वो काम जो पेरेंट यकम अक्टूबर को वर्किंग वन में कर चुका है, आगे फिक्रा पूरा कर दें, वो काम जो पेरेंट वर्किंग वन में यकम अक्टूबर को कर चुका है वो सब्सिडरी ने भी अपनी सेपरेट किताबों में कर लिया। सरप्लस कितना है वैसे 300 का, वो सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करें, वर्किंग वन वाला उल्टाएं या सब्सिडरी को मजबूर करें उल्टाएं? सब्सिडरी को मजबूर करें उल्टाएं। उल्टाएं ये 300, ये उल्टाना पड़ेगा। ये 2 अक्टूबर वाला है, ये प्री नहीं है, ये 2 अक्टूबर वाला है। बताएं उसने क्या एंट्री की होगी अपनी किताबों में? एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई। आज तो मैं P&L के एंगल से बात कर रहा हूं ना, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो उल्टाएं एंट्री। वो काम जो आबू कर गए हैं, अब्बू ने घी के डब्बे वाले को 10 रुपए दे दिए, बेटे ने भी थोड़ी देर बाद दे दिए। अब बेटे को कहीं वापस ले लो भाई, डबल हो गया काम। तो याद रखिएगा वो एडजस्टमेंट जो हम यकम अक्टूबर को कर लें, इस तरह की ना 3-4 एडजस्टमेंट है, इकट्ठी किसी दिन पढ़ाऊंगा। 3-4 एडजस्टमेंट है इस तरह की, याद है एक दो दफा पहले भी आई है इस तरह की एडजस्टमेंट। वो काम जो हम एक्विजिशन डेट पे कर चुके यकम अक्टूबर को, सब्सिडरी ने बाद में खुद भी कर लिया। अब क्या करें, हम उल्टाएं या सब्सिडरी को उल्टवाएं? P&L के एंगल से बताएं क्या रिवर्सल होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस इन और पीपी या बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 300 से वो उसी अमाउंट से की होगी ना जी। करवाएं सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और पीपी क्रेडिट। सरप्लस कराएं कोई मसला नहीं यार, उल्टाएं सरप्लस को। ये हमने वर्किंग वन में ढाला हुआ है, मैं क्या करूं यार मैं क्या करूं, मैंने वर्किंग वन में डाल लिया हुआ है, मैंने वर्किंग वन में डाल लिया हुआ है। उधर भी आएंगे थोड़ी चले। अब इधर से भी उल्टाना पड़ेगा, इधर से भी
मैं तो अभी बाहर भी नहीं गया था, मुझे बाहर तो ले जाओ, आप उल्टाओ। उल्टा दें इसको, 9/12 करना दूर की बात, ये फारक करें एसेट अकाउंट, ये फारक करें। जहां जहां पड़ा हुआ है 300, जरा ढूंढे कहां कहां पड़ा हुआ है। यहां भी पड़ा हुआ था। अच्छा, ये डबल नहीं पड़ा होता, याद रखिएगा, डबल नहीं पड़ा होता। यहां इसलिए पड़ा होता है कि पेरेंट का इस पे कब्जा था, यहां इसलिए पड़ा होता है कि पेरेंट का कब्जा था, यहां इसलिए पड़ा होता है कि एनसीआई वगैरह को बांटना होता है। तो ये ना कहें कि उधर से भी उल्टा दिया तो इधर से भी उल्टा दिया, तो उल्टा उल्टा उल्टा। यहां क्यों पड़ा होता है कोई चीज, यहां क्यों पड़ा होता है? पेरेंट का इस पे कंट्रोल है, पेरेंट का इन चीजों पे कंट्रोल है, पेरेंट का इन पे कंट्रोल है, इसलिए सब्सिडरी की सारी चीजें यहां पड़ी होती हैं। यहां क्यों पड़ा होता था? क्योंकि इसमें से थोड़ा सा याद रखने के लिए किसको देने एंड पे? एनसीआई को। अब जहां जहां पड़ा हुआ ये 300, वहां वहां उल्टा दें, क्योंकि ये सऊदी किंग का है, तुम लोगों का नहीं है। ये तो 1 अक्टूबर को ही हमने कंसोलिडेशन के एंगल से रिकॉर्ड कर लिया था। 1 अक्टूबर को हमने किस एंगल से रिकॉर्ड कर लिया था? अब सरप्लस इधर भी पड़ा हो, इधर भी पड़ा हो, अब्बू भी पैसे ले ले अंकल से 300 रुपए, बेटा भी पैसे ले ले अंकल से 300 रुपए, तो अंकल अंकल हो गई, डबल तो रिकॉर्ड नहीं हो सकते ना। अच्छा, ये एडजस्टमेंट अब वेरी कॉमनली टेस्ट हो रही है, इस एडजस्टमेंट को किसी दिन मुझे याद कराइएगा, 2-3 जगह इकट्ठी करके मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये एडजस्टमेंट बड़ी कॉमन है। वो काम जो हम 1 अक्टूबर को कर लें और वही काम 2-3-4 अक्टूबर को सब्सिडरी भी किसको उल्टवाएं? ये सऊदी किंग का हक है, 300 आप लोगों का नहीं है, इसको रिवर्स करें। चलें जी यार, इसकी ना डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना करें, जो कर रहे होंगे उनका कोई एक आधा नंबर कट गया होगा, खैर है, इन चीजों की टेंशन ना लिया करें। इसकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना करें क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड हुई है, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड हुई है। वजह सुने क्यों? डेप्रिसिएशन जो है कितना रेट है? 5%। मैं सरप्लस रिकॉर्ड करके उसको डेप्रिशिएट करता था, लेकिन जब सब्सिडरी ने 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर लिया सरप्लस, तो उसने भी डेप्रिशिएट कर, तो वो डेप्रिसिएशन जो मैं चाह रहा था वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये अगर लंबा तरीके से सोचना है ना, तो पहले ऐसा करें, वो बहुत लंबा काम होगा, मैं जरा ट्राई कराने लगा। पहले ऐसा करें कि 1 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने कंसोलिडेशन एंगल से फेयर वैल्यू, हम कंसोलिडेशन एंगल से 1 अक्टूबर फेयर वैल्यू पे ले आए। इसकी लाने की वजह से आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें, पेपर में कर दें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दीजिए, फेयर वैल्यू पे लाए और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी। फिर बाद में पता चला कि सब्सिडरी ने वो खुद भी कर लिया, तो फिर सब्सिडरी ने 2 काम किए होंगे, उसने सरप्लस भी रिकॉर्ड किया होगा और आगे खुद अपनी सेपरेट किताबों में उसको, तो फिर सरप्लस भी उल्टा दें और डेप्री, तो ये तो उसने 2 काम किए हैं ना, हकीकत नहीं। वैसे ये जो मैंने दूसरी बात की है ये ज्यादा लॉजिकल और लंबी बात है, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। मुझे बताएं सादा तरीके से काम की करेंगे पेपर में, हम कहेंगे हमें नहीं पता 2 अक्टूबर को क्या हुआ है, और रसीद छोटे, चल 300 जरा 5% जरा 9/12, ठीक है, कर दिया आपने। ये करने से क्या हुआ? ये करने से आपकी पुरानी वाली डेप्रिसिएशन सरप्लस पे रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद सब्सिडरी ने 2 अक्टूबर को रीवैल्यू कर लिया। भाईजान उस पागल के पुत्र ने रीवैल्यू नहीं किया होगा, खाली उसने 2 एंट्रीज की होंगी, उसने एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट किया होगा और फिर उसने उसको डेप्रिशिएट भी किया होगा। अब फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी तो वो जो आपने डेप्रिसिएशन यहां से पुराना तरीका तो ये था ना, बच्चों ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे इस अटेम्प्ट में, यहां तक पढ़ के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो कर रहे हैं आप लोग, कोई मसला नहीं, इतनी सी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके फिर सरप्लस ना उल्टाएं खाली, फिर जो उसने किया है ऐसे करें वो उल्टाएं। उसने क्या किया होगा? उसने सिर्फ सरप्लस रिकॉर्ड किया होगा 2 अक्टूबर को,
उसने डेप्रिशिएट भी किया होगा। तो छोड़ें यार इन चीजों के कोई हल नहीं है इन चीजों का, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज है। छोड़ें, आप इजी मार्क्स लें, पेपर में पास होना है, अगला सवाल करना है। मेरे नजर में इन चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आई क्या फालतू क्रीचे एक दो डालते हैं तो, और बताएगा नुकसान क्या होता है बच्चे, हाँ, अच्छा चलो अगली एडजस्टमेंट में आ रहा है यार, हाथ दोगी, छोड़े इस एडजस्टमेंट को, बाहर में गई, अगले एडजस्टमेंट ले सीधी। द फेयर वैल्यू ऑफ आरएल शेयर वाज 8.5 पर। ये आरएल कौन है? सब्सिडरी। तो एनसीए किस पे है? चपेड़ ही है वो, ਇੱਥੇ दिया करते हैं, ਇੱਥੇ दिया कर 8.5। क्वांटिटी निकालें, 45 हमारे थे तो 45 थे ना, 450 हमारे थे, एक सिफरा भूल गया था। 600 माइनस, अच्छा किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा ना और आप लोगों से पूछ रहा है, उसको आप छोड़ दें, उसको नहीं समझाना एनसीए की फेयर वैल्यू कैसे निकलती है। अब पानी सर से गुजर चुका है, एनसीए की फेयर वैल्यू अगर किसी को निकालनी नहीं है 1 2, वो वर्किंग 4 में जाएगा, वर्किंग 4 में जाएगा। आगे चले मैं डियर। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन डेट, आए 9 महीने में, फॉर द ईयर नहीं लिखा हुआ, फॉर द ईयर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है उसने? पास्ट पेपर क्वेश्चन 4 यहां पे कंसोलिडेशन का जो था उसमें लिखा हुआ था फॉर द ईयर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर क्या लिखा हुआ है? सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन डेट। बीवी ने शोहर को चीजें बेची हैं, बीवी शोहर मिक्स तो नहीं हो गए? नहीं, शोहर ने बीवी को चीजें बेची एट अ सेल प्राइस ऑफ 500 million, generating a profit of 160. 80% of these goods were sold by RL to its at a profit of 150. फिगर बताएं अनसोल्ड का प्रॉफिट, फिगर बताएं अनसोल्ड का प्रॉफिट। नहीं दी हुई सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज, ना निकालें, ना निकालें, 160 का 20% लगा दें। जिनमें अकल है, जिन्होंने प्रॉफिट निकालना है वो फिर थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं उसको कर लेता हूं। तो नहीं कोई मसला नहीं यार, टाइम है, अब आगे कुछ रह नहीं गया सवाल में। जिनको अकल है वो 160 को मल्टीप्लाई कर दें 20% से, और जिनको अकल नहीं है वो फिर पुराना तरीका लगा लें जो हमने क्लास में लगाया था। यार वैसे उसने देखें सेलर का पूरा प्रॉफिट दे दिया है, सेलर का पूरा प्रॉफिट दे दिया है, और आगे क्या है, सेलर ने 80% चीजें जो है, और यार आगे अगले का प्रॉफिट तो ना दिया करना, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड वाला है, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड वाला प्रॉफिट है। कितने लोगों को यही समझ आ गया? 160 into 20%। अच्छा अब अगर डिटेल में जाना है तो माय डियर वो फिर ये है, नहीं कर लिया करें ना इस तरह, जरा पता भी चल जाता है कि चीजें समझ आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। अच्छा सेल 500, प्रॉफिट 1, तो परचेज बैलेंसिंग निकालें 3, 340। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये आउटसाइड वर्ल्ड की परचेज है, ये आउटसाइड वर्ल्ड की परचेज है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हमारी सेल उधर की परचेज होगी, ठीक है। अब 80% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय आरएल, तो स्टॉक में कितनी है? स्टॉक में कितनी है? 20%। कितनी? बाकी यार ये तो आउटसाइड वर्ल्ड का प्रॉफिट है, इसको मैंने क्या करना है, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड का प्रॉफिट है, इसको छोड़ें। व्हाट इज सोल्ड, व्हाट इज अनसोल्ड? 100। जीपी परसेंटेज निकालें, मार्जिन निकाल लें, मार्जिन नहीं सेलर की बुक्स में निकालें जो आपस की सेल कर रहे हैं। एग्जैक्ट
32%. अब व्हाट इज सोल्ड, अनसोल्ड 100, अनसोल्ड का प्रॉफिट 100 डिवाइडेड बाय 100, मार्जिन निकाला है, और इधर भी कितना निकला था 32। ये है स्मार्ट वर्क, ये है खोता वर्क। यानी 100 रुपए रेंट है 1 महीने का, तो 12 महीने का 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100। अच्छा, अब जरा लॉजिक पे रहें, ये किसका प्रॉफिट है? नहीं, बोले आपस की सेल करने वाले का। कितना प्रॉफिट है उसका? सारा सारा। ये जिसने बेचा है उसका सारा प्रॉफिट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 20% से, अनसोल्ड का प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन इतनी रिस्की अप्रोच नहीं लेनी, तो ठीक है, 1-2 मिनट लग जाएंगे ज्यादा, ये वाला कर लीजिएगा। अच्छा, बोले कितना बचा? 32 माइनस 500 माइनस 500 जमा 32, ठीक है, माइनस 500 माइनस 500 जमा 32, ट्राइंगुलर अप्रोच। और किसने नहीं, एसआरई को हिट नहीं करेगा, एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेगा, क्योंकि P2A है। BL acquired shareholding in TL by transferring a land having a carrying value of 690 and a fair value of 932. The investment was recorded at carrying value. Investment carrying value पे रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा यार, इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंटर मुझे याद कराइएगा, मैं किसी अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि सवाल खुला हुआ है। तो अभी मैं चाह रहा हूं कि वो जो वर्किंग अप्रोप्रिएशन एट्रीब्यूशन वगैरह मैं आपको रिवाइज करा दूं, तो इसलिए फिलहाल मेरे पे एतमाद कर लें। आप 932 को ले जाएं, ये फेयर वैल्यू है ना, 932 को ले जाएं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, वर्किंग 7 में, वो उसने मांगी नहीं, और आप जो है वो इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी है, तो गेन जो है वो हमारे एसेट पे रिकॉर्ड होना भूल गए हैं। ये पेज 27 वाली एडजस्टमेंट है, लेकिन एसोसिएट के एंगल से। एंट्री आपको याद होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 डेबिट 932 और एसेट क्रेडिट 690 और बैलेंसिंग इज अदर इनकम कितनी? हाँ जी 242। चलिए ये एंट्री उधार रही, किसी दिन इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करवा देंगे आपको, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। 242 को गेन में डाल दें, ओरिजिनल रॉन्ग में करा दूंगा आपको ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ठीक है। TL paid a dividend of 5 per share on Jakam June. BL recorded the dividend in other income. TL कौन है? एसोसिएट। वो अदर इनकम में डिविडेंड चला गया, अब क्या करें फिर? क्या कोई फिक्रा बोले? P शेयर ऑफ ए डिविडेंड। यार ये पर शेयर दिया, बड़े हो गए हैं कुछ, आज इस तरह ना ट्राई करें, पर शेयर दिया हुआ है, नहीं परसेंटेज पे ना ले आए, आज थोड़े से बड़े ना हो जाए। परसेंटेज अगर निकालनी है तो 5 डिवाइडेड बाय 10, 50% डिविडेंड है। इस तरह ना करें, इस एक्सेलेंट, शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। हमारे शेयर्स कितने हैं? 100 ज़रब 30, बताएं जरा, 100 ज़रब 30%, 30 मिलियन शेयर्स हमारे हैं, तो 30 मिलियन ज़रब 5 हमारा ही शेयर निकल आएगा। ये भी एडजस्टमेंट चले उधार रही, दोनों तरीके से करके देख लेंगे किसी दिन। 30 ज़रब 5 बोले माइनस 150, और हेडिंग क्या? पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। किताब पे लिख लें 150 से एडजस्टमेंट के साथ, ताकि याद रहे। किताब पे मैंने वर्कआउट तो किया नहीं, 150। सवाल खत्म हो गया, टोटल्स कर दें जी। जी बिल्डिंग वाली वो तो मैंने अब बात की है ना, काफी लंबी, फिर दोबारा बात कर लेंगे, करके फिर उल्टाएं, डबल काम हो जाएगा। हाँ जी, गुडविल देख लें, मेरे ख्याल से नेगेटिव आ रही होगी, इसलिए इतना डेटा दिया उसने। 360 नहीं, इतनी कम फिगर, 51 और इधर आ रही है गुडविल नेगेटिव, जगह ही नहीं है।
362। ये वर्किंग वन में मिटा रहा हूं 362 की। अच्छा ये सवाल हम मैं ना आपको कराता तो हो जाना था 70-80%। और लाइनें लगी हुई थी स्टूडेंट में पास होने वालों की। यार ऐसी बातें ना सोचा करें, लाइनें लगी हुई थी स्टूडेंट में पास होने, 30-40% बच्चा ऐसे ही पास हो जाता है। अच्छा मैं भी उसमें होऊंगा भाई। यहां पे मुझे थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए। आप मुझे बता दें इस पॉइंट के ऊपर क्या करना होता है। वर्किंग नंबर 5.1 और 5.3 को क्लोज करना होता है। वर्किंग 5.1 और 5.3 को क्लोज करना होता है। बस इन दोनों को क्लोज करना है, क्योंकि इनको उठा के इधर ले आए ना, वरना P&L गलत बन जाएगा। जी शेयर बता दें, शेयर ऑफ ए और सरप्लस का शेयर फ्रॉम ए 27। स्टेप्स रिवाइज कराएं जरा। स्टेप 1 अनएडजस्टेड फिगर्स। स्टेप 2 4। स्टेप 2। स्टेप 3 एडजस्टमेंट। स्टेप 4 क्लोज वर्किंग। पता नहीं है वो स्टेप्स क्या लिखे तुम्हें याद नहीं। क्लोज वर्किंग 5.1 एंड 5 एंड पोस्ट ऑन फेस। फेस पे पोस्ट कर दें। फाइव टू जीपी ना निकलवाइएगा, जगह नहीं है मेरे पास। 11 333। अब एट्रीब्यूशंस कर दें। ये क्या है? कोई फिगर गलत नहीं लिखवाई आप लोगों ने। 9, हाँ 9 नहीं 949 तो सही है। कोई फिगर टोटल गलत है, सिर्फ टोटल गलत है, फिगर सारी सही है। 21 हाँ ये, और आगे सही है। 233। चलें वो करें, क्या कहते हैं, पहले वर्किंग 5 और 5.2 क्लोज करनी है, क्लोज कर लें, फिर उसके बाद वो एट्रीब्यूशंस कर लीजिएगा। एट्रीब्यूशंस पहले बता दें किन चीजों की करनी है। 2186 फौरन यहां लिख के नंबर लें। 2333। चाहे गलत फिगर्स हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं काट सकता एक कैप। चाहे सारी फिगर्स ये गलत हैं, लेकिन इस सारे के आपको 3-4 मार्क्स हमेशा मिला करेंगे। फिगर्स गलत होंगी कोई नंबर नहीं कटेगा। इस यहां तो असल में चीजें जहां से लानी है वहां से लाने के नंबर होते हैं। तो एट्रीब्यूशंस में आपका अल्लाह का शुक्र है कभी नंबर नहीं कटेगा, चाहे फिगर्स सारी गलत भी हो उसमें, क्योंकि गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती ना, वही जो बचपन। जी पहले किसको बांटना है? नहीं पैट को, फिर टीसीआई। रट्टा रट्टा जरा रट्टा रट्टा। वर्किंग 5 रट्टा। जज्बाती ना होना।
वर्किंग 5 और 5 और 5.2। क्या बांटना है? प्रॉफिट। क्या बांटना है? प्रॉफिट और ओसीआई। प्रॉफिट और ओसीआई। एनसीआई को बता दें कितना देना? नहीं बताएं ना जी। 33। और इधर एनसीआई को 0 इंटू 25%। 30% कौन सा? 25%। 0 इंटू 25। यहां से 0 सॉरी आ गया 33 प्लस। ये एट्रीब्यूशन कितने लोगों को याद थी? कितने लोगों को जरा याद आ गई अब? ठीक। 5 23। एक मिनट यार, जो काम अभी हो रहा है उसको होने दें। आप लोग उठ जाएं, मैं वुजू कर लूंगा 1 मिनट में। आप लोगों ने मस्जिद जाना है, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। इन दोनों एडजस्टमेंट्स को मुझे खत्म कराने दें। कैमरा उधर ही रखो ना, भी 1-2 मिनट नोट कर लो। उठो, 2 मिनट जाने में लगेंगे, आराम से वुजू करोगे। 10 मिनट उठना शुरू। जी ये फिगर पुराने तरीके से निकलवा दें अगर किसी ने निकलवानी है। कैलकुलेटर पकड़े, जाए ना, जाए कर लीजिएगा। 5 पर शेयर डिविडेंड है, तो 5 पर शेयर तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो 5 पर शेयर होता है 50%। ऐसे ही नहीं है? 10 रुपए पे 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, और क्या चाहिए? 50% डिविडेंड मिल रहा है। किसकी? किस 6 की जगह? 21 कौन सा? ये पेटी इशू 218621 क्या हो जाएगा? पीछे की खैर है जो उधर। हाँ जी, आपके 2187 आ रहे हैं। ये फरमाए अब बता दिए हम। अब ये कितना है फिर? कुछ नहीं हो सकता, और जाएं।